जीवन के लक्षण, सॉरी सजीव के लक्षण, ठीक है, सजीव के लक्षण यहाँ पे बताने हैं। तो सजीव में क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में जानें। तो यहाँ पे आपको लिखना है सजीवों में पोषण तथा वृद्धि होती है। सजीव जो होते हैं उनमें पोषण होता है और उनमें वृद्धि होती है। जैसे कि पेड़ भी सजीव है और मनुष्य भी सजीव है, इनमें भी पोषण होता है दोनों में पोषण होता है और वृद्धि भी करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, शाकाहारी व मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखने आ जाएं तो आप आराम से लिख लेंगे। जैसे शाकाहारी क्या क्या होते हैं, जैसे आपने देखी होगी गाय भैंस, ठीक है, ये शाकाहारी हो गए। गाय भैंस बकरी घोड़ा, ये जो होते हैं शाकाहारी जंतु होते हैं। मांसाहारी जंतु की बात करें तो शेर कुत्ता लोमड़ी, ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घर्षण बल, ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है घर्षण बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी सतह किन्हीं दो संपर्क तलों, ठीक है, दो संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाली बल को घर्षण बल कहते हैं। दो सतहें हैं, कोई दो सतहें हैं, उनके तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 11, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। पदार्थ जो होता है उसकी भौतिक अवस्था कितनी है। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में डिस्कस करें तो ये होती हैं आपकी ठोस द्रव और गैस। ठोस द्रव गैस, ये 3 अवस्थाएं जो होती हैं पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठोस द्रव और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, समय का मानक मात्रक होता है, ठीक है, समय का मानक मात्रक होता है, ठीक है। मानक मात्रक, ठीक है, समय का मानक मात्रक जो होता है वो क्या होता है आपका, सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी और भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो उनको मैंने कराया हुआ है, आप लोगों को जाना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर करके आपकी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, थोड़ी नीचे होगी वो, ठीक है, 3rd सेमेस्टर की है, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट होगी साइंस की, उसी को आपको देखना है बस, ठीक है। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन थे उनका मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, समय का मानक मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पौधे में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण क्या है। तो ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस समीकरण को याद ज़रूर कर लेना है, कैसे कैसे ये समीकरण है। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से क्रिया होती है और बनता आपका क्या है, C6H12O6 प्लस C6O2 प्लस H2O, ठीक है, 6H2O। ये जो 6 इधर है ये बैलेंसिंग के लिए लगाए जाते हैं। तो इसकी बैलेंसिंग किस तरह से करनी है ये अगर आप यहाँ पे समझोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, और आपकी जो रिएक्शन है बहुत कम है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो आपको याद कर लेना ही सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा याद करना है, ज़्यादा याद नहीं करना है। 6 CO2 है और क्या है 12 H2O है, ठीक है, बराबर यहाँ पे ये वाला जो चिन्ह है बराबर का यहाँ पे इस तरह का चिन्ह लगाया जाएगा, ठीक है, इस चिन्ह की जगह
इसके बाद हम लिखेंगे C6H12O6 जो कि ग्लूकोज, चीनी या फिर शर्करा होता है, ठीक है। और O2 जो होता है वो आपकी ऑक्सीजन होती है। 6 यहाँ पे 6O2 और 6H2O मिलेगा, ठीक है। तो पौधे में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद जरूर कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समीकरण है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, ठीक है। इसके बाद है 14 पॉइंट, पुष्प के 4 भागों का नाम लिखिए, ठीक है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर ये होते हैं, ठीक है। ये 2 बार लिख गया है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। बाह्यदल, दल और पुंकेसर, स्त्री केसर ये जो हैं 4 भाग होते हैं किसके, पुष्प के, ठीक है। अगला पॉइंट है 15 नंबर, पत्ती के प्रमुख भाग क्या क्या हैं। तो पत्ती के प्रमुख भाग पर्णाधार, ठीक है, पर्णफलक, पर्णवृंत। पत्ती का चित्र आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2024 में जो हुए थे। तो उसमें आपको पत्ती का चित्र बनाना था। साथ ही साथ ये बताना था कि पर्णवृंत कहाँ है, पर्णफलक कहाँ है और पर्णाधार कहाँ है। तो इसका जो चित्र है मैं आपको चैप्टर जो है इसमें बता दूंगा, ठीक है, चैप्टर के अंदर बता दूंगा, ठीक है। चित्र अच्छे से समझा दूंगा और सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपकी। इसके बाद आता है नेक्स्ट 16 नंबर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है आपका, 1 माइक्रोमीटर कितने पिकोमीटर के बराबर होता है, या फिर 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 10 पे पावर 6 पिकोमीटर, 10 पे पावर 6 पिकोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है किसी पे पावर 6 होना, ठीक है, किसी पे पावर कितनी होना, 6 होना, ठीक है। माइक्रो से पिको में बदलेगा तो 10 पे पावर 6 माइक्रोमीटर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। टेलीग्राम के बारे में आप देखना चाहें तो ये हमारा टेलीग्राम है। यहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। आप अगर सर्च करेंगे इतनी चीज़ यहाँ से ये, ठीक है, इतनी चीज़ सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम जो है मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे अगर आप इतना सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PDF मिल जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की, साथ ही साथ जो लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं उनकी भी PDF यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें, आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 17, पॉइंट नंबर 17 है, ठीक है, 17वां। वर्नियर कैलिपर्स बेलन की लंबाई तथा वृत्त का व्यास मापने वाला यंत्र है। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो आपने देखा होगा 11th-12th में जब आपके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं क्लास में 11th-12th में, तो आपने देखा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ आपको चित्र दिखा नहीं सकता हूँ मैं अभी, ठीक है। चैप्टर आएगा तब मैं आपको उसका चित्र थोड़ा दिखा दूंगा जिससे आपको पता चल जाए किस तरह का दिखता है। वैसे आपने देखा ज़रूर होगा, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है इसमें इसका क्या काम होता है, इसका 2 काम होते हैं इसके। बेलन की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं कितना लंबा है, बेलन का व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। बाहर से भी मतलब कोई गेंद है, गेंद जैसा ही होगा बेलन, मतलब पहले लंबा होगा फिर गेंद के आकार का होगा गोल। तो उसमें व्यास साथ ही साथ क्या, वृत्त का व्यास ज्ञात कर सकते हैं और लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसका ही ये यंत्र है, व्यास और लंबाई ज्ञात करने का किसी बेलन के, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। हाँ, वर्नियर कैलिपर्स जो होता है गोल चीज़ जो होती है, जैसे आपका डंडा, ठीक है, डंडा जैसे आपका कोई बोतल हो गई उसका व्यास, ठीक है, बोतल की लंबाई, व्यास, इस तरह से आप वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, घूमते लड्डू में किस प्रकार की गति होती है, ठीक है। तो ये गति से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको बताना है गति के जो नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं, ठीक है। गति के नियम किसने दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं घूमते हुए लड्डू
में किस प्रकार की गति है। तो घूमते हुए लट्टू में जो है घूर्णन गति होती है। घूमते हुए लट्टू में जो होती है घूर्णन गति होती है। क्यों होती है घूर्णन गति? क्योंकि लट्टू जब हम घुमाते हैं तो लट्टू एक ही जगह पे घूमता रहता है, ठीक है। और वृत्ति गति करता है, लेकिन ये वृत्ति गति नहीं मानी जाएगी। ये अपने ही स्थान पे एक ही जगह गोल 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 घूमता रहता है, इसलिए इसको घूर्णन गति कहा जाता है, ठीक है। वृत्ति गति उसे कहा जा सकता है जैसे कि आपका कोहलू बैल, ठीक है। कोहलू कोहलू बैल जो होता है आपका, कोहलू का बैल, वो जो होता है वो वृत्ति गति करता है। जैसे यहाँ पे ये जो है मतलब यहाँ पे पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है, यहाँ से ऐसे ऐसे वृत्ति गति जो करता है, ये जो होता है इसको कहा जाता है वृत्ति गति। घूर्णन गति जैसे घूमता हुआ लट्टू हो गया, ये घूर्णन गति का उदाहरण है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है, ये घूर्णन गति का उदाहरण है। पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है, ये वृत्ति गति का उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, हमारी शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है वो होती है 5, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? तो आपको अपने ऊपर से स्टार्ट करना है। जैसे सिर होता है, सिर से सबसे पहले आता है आँख। आँख से हम देखते हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हो गई। नाक से हम सांस लेते हैं, ठीक है। नाक सूंघने के काम में आती है, ठीक है, तो नाक हो गई। जीभ से हम किसी चीज़ का टेस्ट पता कर सकते हैं, ठीक है, चख सकते हैं किसी चीज़ को, तो जीभ हो गई। कान से हम चीज़ों को बातों को सुनते हैं, ठीक है, ध्वनियों को सुनते हैं। त्वचा, त्वचा जो होती है, जैसे आपने कोई गर्म चीज़ छू ली तो आपको महसूस होता है, ठंडी चीज़ छू ली तो आपको महसूस होता है। तो ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? तो आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये जो होती हैं ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, कीटभक्षी पौधे का नाम बताइए। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों का नाम बताइए, या फिर किन्हीं 3 कीटभक्षी पौधों का नाम बताइए, या फिर किसी एक कीटभक्षी पौधे का नाम बताइए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो कीड़ों को गप यानी कीड़ों मतलब कीड़ों को खा लेती हैं, ठीक है। पत्तियां जो होती हैं उनकी एकदम से बंद हो जाती हैं, कीड़े जैसे ही उन पे बैठेंगे पत्तियां जो होती हैं वो एकदम से बंद हो जाती हैं और कीड़े से जो है एनर्जी लेते हैं, ठीक है, मतलब खा लेते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पे कीटभक्षी पौधों के नाम पूछे गए तो हम कह सकते हैं ड्रोसेरा, यूटी यूटिकुलेरिया, ठीक है, यूटिकुलेरिया, घटपर्णी, ड्रोसेरा, घटपर्णी, यूटिकुलेरिया, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ड्रोसेरा, यूटिकुलेरिया, घटपर्णी, ठीक है। 3 पौधे ये आपको जरूर से याद रखने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका प्रश्न 21 नंबर, वृत्ति गति बताइए। तो वृत्ति गति मैंने अभी आपको बताई, कोहलू के बैल द्वारा गति जो होती है, कोहलू बैल करके मैंने अभी आपको बताया, कोहलू के बैल के द्वारा जो गति होती है यही होती है वृत्ति गति, ठीक है, वृत्ति गति होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, घूर्णन गति। घूर्णन गति अभी मैंने आपको बताया, घूमता हुआ लट्टू घूर्णन गति का उदाहरण है। कुम्हार का चाक जो होता है वो भी अपनी एक धुरी होती है उस पर ही घूमता है, तो ये भी एक घूर्णन गति का ही उदाहरण होगा, कुम्हार का चाक, ठीक है। कुम्हार के चाक की गति जो होती है वो भी घूर्णन गति ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 23 नंबर, पॉइंट है प्रकाश 23 नंबर है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि है। पेड़ पौधे जो होते हैं इनमें अलैंगिक प्रजनन की जो विधि है इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि जो होती है मुकुलन द्वारा हम कर सकते हैं, खंडन द्वारा और बीजाणुओं द्वारा, ठीक है। मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा और बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है, पेड़ पौधों में। ये केवल पेड़ पौधों में ही संभव है, ठीक है। ये जानवरों या फिर
मनुष्यों में संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद है मृत्तिका। मृत्तिका क्या होती है? तो मृत्तिका के बारे में आप सुनेंगे। तो मृत्तिका पके हुए बर्तनों को, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें पका दिया जाए, उन्हें हम मृत्तिका कहते हैं। तो आप लिखेंगे मृत्तिका में, मृत्तिका हेडिंग डाल के लिखेंगे कि पके हुए बर्तन को मृत्तिका कहते हैं। इसमें चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है या फिर चिकनी मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, मृत्तिका कहते हैं इसे। ठीक है, मृत्तिका किसे कहते हैं? पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहते हैं और इसमें चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं पर परागण। ठीक है, पर परागण के दो लाभ बताने हैं। ठीक है, पर परागण के क्या बताने हैं? दो लाभ बताने हैं। तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं यहाँ पे? पर परागण के दो लाभ बताने हैं। तो पर परागण के लाभ हैं, रोग मुक्त पौधे होते हैं। ठीक है, रोग मुक्त पौधे होते हैं, उन्नत किस्म के पौधों का निर्माण होता है, उन्नत किस्म के पौधों का जो है निर्माण होता है। ठीक है, पर परागण के द्वारा क्या होता है? जैसे पर परागण मतलब कोई कीटों के द्वारा, कीट हैं, ठीक है, मक्खियाँ, मच्छर, ये जो हैं एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाके अपने इस पौधे के पर जो होते हैं, क्या बोले जाते हैं उनको? परागकण। ठीक है, इस पौधे के परागकण दूसरे पौधे पे जाके छोड़ते हैं, ये जो होते हैं पर परागण क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं 26 नंबर, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार क्या हैं? ठीक है, तो भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार क्या क्या हैं? तर्करूप, शंकुरूप, कुंभीरूप। तर्करूप, शंकुरूप, कुंभीरूप, ये जो हैं भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार हैं। ठीक है, एकत्रीकरण जो है आपका यहाँ पे मिस्टेक है, बड़ी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट आगे आते हैं 37 नंबर, पदार्थों के 27 नंबर है। ठीक है, 27 नंबर पॉइंट है, पदार्थों के पृथक्करण की 4 विधियां बताइए। ठीक है, पदार्थ का पृथक्करण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे 4 विधियों बताई गई हैं। कौन कौन सी वो 4 विधियां हैं देख लेते हैं। फटकना या ओसना, बीनना, चालना, ठीक है, और ऊर्ध्वपातन, ये जो हैं 4 विधियां हैं पृथक्करण की। ठीक है, पृथक्करण क्या होता है इसके बारे में जानें। तो पृथक्करण कोई दो चीज़ों मिली हुई हों, जैसे रेत में क्या है, लोहे के कुछ टुकड़े मिले हुए हैं रेत में। ठीक है, उनको अलग अलग करना है तो किस तरह से करेंगे? तो चुंबक की सहायता से पृथक किया जाता है। चुंबक की सहायता से क्या कर सकते हैं? अलग किया जा सकता है लोहे को। हम क्या करेंगे, एक थाली लेंगे। ठीक है, थाली में चुंबक रखेंगे और चुंबक को हम उसी रेत के ऊपर, ठीक है, चुंबक की थाली को हम उसी रेत के ढेर पर घुमाएंगे, जिससे जितने भी लोहे के टुकड़े होंगे वो थाली में चिपक जाएंगे। ठीक है, थाली के निचले हिस्से में चिपक जाएंगे और ऊपर के हिस्से में हम रखेंगे चुंबक को, तो थाली में चिपक जाएंगे। जब हमें किसी पॉलीथीन में रखना होगा तो हम उस थाली को पॉलीथीन में रखेंगे और चुंबक को आराम से ऊपर से उठा लेंगे, जिससे एक भी टुकड़ा इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, आपकी जो पंच मशीन जो होती है उससे पंच निकल जाते हैं, जो उनको उठाने में इसका यूज बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं आप अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न है, हाँ, हल्की चद्दर की जो है आपकी प्लेट या थाली होनी चाहिए, तभी चुम्बक सही से काम करेगी, या फिर चुम्बक थोड़ी बड़े साइज़ की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन एकत्रीकरण हेतु होने वाले
रूपांतरण के प्रकार बताइए। ठीक है, एकत्रीकरण यहाँ भी गलत है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रकार होते हैं, तो कंद, प्रकंद और सकलंद, सलकंद। ठीक है, कंद, प्रकंद, सलकंद, ये जो है तने तने में रूपांतरण के प्रकार हैं। ठीक है, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण के प्रकार हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 10 पे पावर कितनी है, -10 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम इस तरह से लिखा जा सकता है, ए के ऊपर एक जीरो लगाया जाएगा। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर -10 मीटर। ठीक है, ये जो होता है आपको याद रखना है। ठीक है, 10 मीटर बताया है, 16 नहीं है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है किलोग्राम। अभी मैंने आपको बताया मानक मात्रक जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1 नंबर का एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, समय का मात्रक और भी कई सारी मात्रक हैं, उनको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने करवाया है, तो आप टेलीग्राम से नोट्स ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है वीडियोस के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नोट्स पीडीएफ जितना भी मैं दे रहा हूँ सब फ्री है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चैनल आपका CMPHACKER जो है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, आपका इसी तरह से प्यार और सपोर्ट रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो वीडियोज़ हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में नीचे। तो ये विज्ञान की जो वीडियोज़ हैं मैंने आपको पार्ट 4 तक मैंने कराए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, बाकी और भी जो बहुविकल्पी प्रश्न मुझे दिखेंगे नए नए, वो मैं आने वाले अगले पार्ट में, पार्ट 5 में आपको दे दूँगा सारी वीडियोज़। तो उन सभी वीडियोज़ को आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, अगर आपने देख ली हैं तब भी, अगर नहीं देखी हैं तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अब तो। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। और मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि गति के कितने नियम हैं, ये तो नहीं पूछा है, लेकिन मैंने आपसे ये ज़रूर पूछा है कि गति के नियम किसने दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा आंसर देना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो गति के नियम जो है न्यूटन ने दिए हैं, ये आपको याद रखना है। कितने नियम दिए हैं गति के, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है। वैसे आप बता दोगे, इजी क्वेश्चन है, और आपका ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा, कुछ कमी लगी हो तो वो कमी भी आपको कमेंट ज़रूर कर देनी है, जिससे मुझे पता चल सके। ठीक है, तो आपको आंसर इस तरह से देना है कि गति के इतने नियम हैं, और प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, क्या क्या नियम है, इनके अन्य नाम क्या क्या है, इस तरह से आपको डिटेल में थोड़ा बताना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर सकते हैं, हो सके तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।